सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने बंगाल में ज़बरदस्त प्रारंभ किया है, आगाज़ किया है। जी हाँ, आज मंडे था, आज पहली कैबिनेट की मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग से भरपूर हुई। कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय लिए वो तो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दूरगामी निर्णय था। इन दूरगामी निर्णयों का न केवल राज्य पर प्रभाव है अपितु राष्ट्रीय प्रभाव भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारे पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि कहीं भी कोई कटमनी की वारदात नहीं होगी। एक बात, क्योंकि कटमनी कैसे होती थी साहब, कटमनी के लिए तो लोगों ने अलग अलग जगह पर लगा रखे थे, अपने टोले, अपने बूथ बना रखे थे, अवैध बूथ जहाँ पर वसूली की जाती थी, हाईवेज़ पे वसूली की जाती थी, और जहाँ मर्जी होती थी वहाँ वो वसूली करते थे और बाकायदा बूथ बना के करते थे। और इस पर तो बहुत सारों ने तो तुरंत ही अपने हटा लिए और बाकी जो कुछ थे उनके निर्देश जारी हो गए कि किसी भी प्रकार का कोई कटमनी का, अवैध वसूली का, कोई किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट दिखे उसको तुरंत वहाँ पर समाप्त करें। दूसरी बात, कैटल स्मगलिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। कैटल स्मगलिंग, और यहाँ पर अनलाइसेंस्ड कैटल मार्केट्स हैं, तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर दुनिया भर की अनलाइसेंस्ड कैटल मार्केट्स चलती हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ये सारी अनलाइसेंस्ड कैटल मार्केट्स को तुरंत बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि ये भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल बीफ बैन लाना चाहिए, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि में जहाँ पर बीफ बैन किया हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बीफ बैन का लॉ लाना चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है एक हिंदू सभ्यता है, यहाँ पर वैष्णव समुदाय बहुतायत में है और उसकी भावनाओं का आदर रखते हुए यहाँ पर टोटल बीफ बैन होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारी मोस्ट रेवरेंड और ग्लोबल पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जैसा कि हमारे अभिजीत अय्यर जी कहते रहते हैं, महुआ मोइत्रा को यदि कोई कष्ट हो तो कोई बात नहीं, 2-4 लोग इस प्रकार का कष्ट झेले तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में 6 फैसले लिए गए। उसमें 1-2 तो औपचारिक हैं, लेकिन जैसे एक औपचारिक फैसला के सबको धन्यवाद दिया गया, इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फोर्सेस को, इत्यादि इत्यादि अधिकारियों को। ये तो एक औपचारिक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो ये कि 321 जो भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं 2011 से लेके 2026 तक, 321 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और भाजपा कार्यकर्ताओं की महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो 321 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं उनके परिवारों का संरक्षण
और उनके परिवारों का भरण पोषण राज्य करेगा, सरकार करेगी। यह एक कैबिनेट निर्णय लिया गया, अत्यंत स्वागत योग्य है। आपको ध्यान होगा कि 2021 में हमने जयपुर डायलॉग में बहुत प्रखर विरोध किया था केंद्र की भाजपा सरकार का कि वे जो है वो अपने मारे हुए कार्यकर्ताओं को, अपने प्रताड़ित कार्यकर्ताओं के पक्ष में एक शब्द बोल भी नहीं रहे। जी हाँ, उस समय हमारे ये एक ग्रीवेंस थी हमारी। वो ग्रीवेंस ये थी कि भाई पब्लिकली कुछ बोल तो दो प्राइम मिनिस्टर महोदय। हमें पता है कि वो राज्य का विषय है और सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन पूरी तरह से राज्य का विषय नहीं है। लगातार हम कहते रहे कि भाई आप इसमें दखलंदाजी कर सकते हैं, संविधान आपको इसकी अनुमति देता है। तो हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आरंभ भी वहीं से हुआ था, लेकिन अब उसका अंत हो गया, सुखद अंत हो गया। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अब राज्य की सत्ता आपके हाथ में है और ये निर्णय लिया शुभेंदु अधिकारी से। वैसे भी हमें बहुत आशा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है वो अपने वाक्यों से और अपने कर्म से प्रखर हिंदुत्ववादी दिखते हैं और योगी जी उनके आदर्श हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। उसके बाद एक निर्णय ये लिया कि जो प्रोसेस ऑफ लैंड ट्रांसफ़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो आरंभ कर दिया गया और पूरा जो काम है लैंड ट्रांसफ़र का 45 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। ये निर्णय ले लिया गया, ये भी स्वागत योग्य है। आयुष्मान भारत स्कीम, जी आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि आयुष्मान भारत स्कीम जो थी वो हमारी ममता दीदी, जो अपने आप को पब्लिक का बड़ा हितैषी बताती हैं, उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को बंगाल में लागू ही नहीं होने दिया। और लागू नहीं होने देने के पीछे प्रमुख कारण ये था कि वो केंद्र सरकार की स्कीम थी, उससे केंद्र सरकार को ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। हो केंद्र सरकार को कुछ लोगों में केंद्र सरकार के प्रति अच्छी भावना, सद्भावना आ जाएगी। इतने छोटे, इतने तुच्छ विचारों वाली ममता दीदी ने आयुष्मान भारत जैसी स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दी। पश्चिम बंगाल 28 हमारे प्रदेश हैं, 28 प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अकेली, दी ओनली वन, 28 और 8 इसमें अकेले केवल, केंद्र शासित प्रदेश तो खैर केंद्र के ही है, तो 28 स्टेट्स में वो अकेली थी जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी थी। वो आज लागू हो गई। फिर और भी हैं बहुत सारी स्कीम्स, पीएम जन आरोग्य योजना, फसल योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं वो सब यहाँ लागू की जाएंगी। और ये भी एक बड़ी विचित्र घटना है साहब। ये पश्चिम बंगाल जो है इसमें भी एक यूनिक है कि सरकारी अधिकारियों को, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को किसी भी सेंट्रल ट्रेनिंग पर जाने की अनुमति नहीं थी। ये जो सेंट्रल ट्रेनिंग है या सेंट्रल डेप्यूटेशन है या ऑल इंडिया सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है उसका एक आवश्यक अंग है। यहाँ तक कि जो कार्डर स्ट्रेंथ बनती है उस कार्डर स्ट्रेंथ में एक डेप्यूटेशन रिजर्व जो है वो अलग से बनता है और वो डेप्यूटेशन रिजर्व जो है वो कार्डर से सेंटर में डेप्यूटेशन के लिए बनाया जाता है। अब इस कार्डर में भी डेप्यूटेशन रिजर्व है, लेकिन डेप्यूटेशन पर किसी को नहीं जाने दिया जाता। अच्छा, डेप्यूटेशन के लिए ये भी आवश्यक है कि आपकी जो ट्रेनिंग्स आती हैं वो आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते रहें। समय समय पर ट्रेनिंग आती है, 1 वीक ट्रेनिंग आती है और 4 वीक्स ट्रेनिंग आती है, लंबी ट्रेनिंग्स आती हैं। उन सारी ट्रेनिंग्स में भाग लेना आवश्यक है। आप उन ट्रेनिंग में भाग नहीं लेंगे तो यदि आपका डेप्यूटेशन का एंटाइटलमेंट बनता भी होगा तो उसमें भी पुनर्विचार किया जा सकता है और आपको
डेपुटेशन नहीं दिया जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल ने अपने आप को एक तरह से बिल्कुल अलग कर लिया था। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट था ओरिजिनल, वो ये था कि भाई ये एक, जब पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस को, तो ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज एक है जो कि कॉमन पूल रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और सेंटर की जो विजडम है वो लाता है वो प्रदेश में ये काडर, और जो प्रदेश का अनुभव है उससे वो जाता है सेंटर में, तो सेंटर की जो पॉलिसीज़ में वो उनका इन्फॉर्म्ड एक्सपीरियंस काम में। अब और तो मज़े की बात है, ये जो डिप्यूटेशन की और सेंट्रल ट्रेनिंग की बात हो रही है जिसपे नहीं जाने दिया जाता था अधिकारियों को, वहाँ तो ये स्थिति थी कि कोई मीटिंग में ही नहीं जा सकता था। यदि दिल्ली में कोई मीटिंग है तो ये निर्देश थे कि उसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक है, और मुख्यमंत्री की अनुमति कभी नहीं मिलती थी। ये तो बाद में जब धीरे धीरे जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होने लगी तो कुछ लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग से पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है इसके लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुए थे। हो सकता है अगर टीएमसी दोबारा जीत जाती तो वो भी जारी हो जाते कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी मीटिंग नहीं कर सकते केंद्र के साथ में। इस स्तर का असहयोग इस महिला ने कर रखा था। ये बिल्कुल जो बात चल रही है, जो कह रहे हैं कुछ लोग, हालांकि गपशप करने के लिए कुछ लोग जाने जाते हैं, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि साहब कि वो तो जय बांग्ला वाली थी। जय बांग्ला किसका नारा था? जय बांग्ला नारा था मुजीबुर रहमान का, और दूसरा जो नारा था माँ माटी मानुष, वो था खालिदा जिया का। और इन नारों के सहारे वो एक प्रकार से ग्रेटर बांग्लादेश की संकल्पना में लिप्त थी। कुछ लोग तो इस तरह की भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि उन्होंने बांग्लादेश से कहा कि भाई ऐसा है, हम और आप मिल जाते हैं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, आप प्रेसिडेंट बन जाना। इस तरह की भी गप्पे चल रही हैं, लेकिन वो गप्पों में भी ये है कि वो जो इनका इंटेंट था, इनकी जो मानसिकता थी वो दर्शाती। और इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं उन सारी सरकारी नौकरियों में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में कोई सरकारी नौकरी निकाली नहीं। तो जो लोग उस समय एलिजिबल थे, अब आज आप निकालेंगे और वही एज रख देंगे तो वो बेचारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा काम किया कि वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया। अब सरकारी नौकरियां निकलना आरंभ होगी तो सरकारी नौकरियों में कम से कम पुराने वाले लोग जो रह गए उनको भी अप्लाई करने का अवसर मिलेगा। तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो शुभेंदु जी ने अच्छा आरंभ किया है, उसके लिए उनका स्वागत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।